Now let's start the lecture again. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जो यूजुअली हम ग्रुप्स में यूज़ करते हैं, और एक्चुअली सिंपल है वो, बट मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आपने उस पर थोड़ा कुछ गौर किया है कि नहीं, वो मैं देखना चाहता हूँ। यूजुअली अगर आपके पास है ना जी, अगर ग्रुप होगा विद बाइनरी ऑपरेशन ओ, विद बाइनरी ऑपरेशन ओ, सो हम कहते हैं अगर अगर ए बी के बराबर होगा, फिर हम कहते हैं ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी। ये कैसे होगा? इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं ना। आपने किया इसको कभी कभी यूज? जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, जैसे ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी implies a equal to b, cancellation 9 groups. Actually what we are doing actually here, we are using this composition C inverse. अगर ये इक्वल है तो हम कहते हैं कि ये भी इक्वल होगी, फिर दिस सिंपल दिस टू थिंग्स आर आल्सो इक्वल, है ना, यही कहते हैं ना। वैसे वैसे मैंने यहाँ पे इफ ए इक्वल टू बी देन दिस इम्प्लाइज ए कंपोजिशन सी इज इक्वल टू बी कंपोजिशन। हाउ इट इज ट्रू, मतलब यहाँ से ये कैसे मिल गया? अगर ए बी के बराबर होगा, ए ओ ओ सी कैसे बी ओ सी के बराबर होगा? बट दिस ओ इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप। ये हम मतलब हर जगह यूज करते हैं ग्रुप्स में ना। जब भी हम एक्चुअली मल्टीप्लाइंग कहते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई सी, हाउ इट्स पॉसिबल, मतलब ये हम कैसे कर सकते हैं? आपने कभी सोचा इस पर? वही जो मैंने कहा ना, म्यू एज ए फंक्शन, दो सेट्स अगर इक्वल हो गए तो इनका म्यू वैल्यूज वही सेम होगा। एक्चुअली दिस ओ इट्स अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। So here a is equal to b, it means that अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट आ जाऊँगा, it means that a is equal to b means that the pair AC is same as the pair BC, क्योंकि पेयर कब इक्वल हो गए? जब इनकी फर्स्ट एंट्री भी इक्वल होगी और सेकंड एंट्री भी इक्वल। यहाँ पर है वो, क्योंकि फर्स्ट एंट्री तो गिवन है कि वो इक्वल है, सेकंड तो है ही इक्वल, दोनों सी है। नाउ दीज टू मेंबर्स दे आर द इक्वल एलिमेंट्स ऑफ जी क्रॉस जी, they are equal elements, it's the same element actually of G क्रॉस G। A और C दोनों G में है, A B C, ठीक है। G क्रॉस G is the set of ordered pairs, तो ये ordered pair और ये ordered pair इक्वल है G क्रॉस G की। Now this O is a function from G क्रॉस G to G, so that means their O values must be same। And we are using the notation for this O of AC as AOC। ये हम notation use करते हैं, फिर ये is equal to BOC। so this is actually trivial, मतलब ये है trivial, but कभी आपने इस पर शायद गौर नहीं किया होगा कि ये हम कैसे लिखते हैं। So let's come to our topic again। Now we will see we'll discuss some examples of simile। Examples of measure, sorry, not simile। Examples of measure. The first example is the counting measure। Is the counting measure। So counting measure means we are counting the number of elements in the set, that is actually the measure।
So how we define it? Let X be a non-empty set. And this our S is equal to Px. Then S is a summary. Then S, it's simpler. Then S is a summary. Now we define a set function on S, and we will show that that set function is the measure. Define a set function mu from S to 0 to infinity by mu of A is equal to infinity if A is not finite. If A is an infinite set, अगर ये इनफाइनाइट सेट होगा उस केस में हम म्यू ऑफ काउंटिंग, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है, अगर ये इनफाइनाइट है इट्स कॉल्ड ए काउंटिंग मेजर. if A is not finite or if A is an infinite set. If A is an infinite set and mu of A is equal to the cardinality of A, number of elements, if A is finite. If A is finite, okay, if A is finite. सर ये ए हम इसमें एस में ले रहे हैं ना? हाँ एस में ले रहे, A is a subset of X. मतलब जो भी सबसेट X का होगा ना, दैट सबसेट इज इधर अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, दो ही टाइप से सबसेट्स है X के, या तो वो फाइनाइट हो गया या इनफाइनाइट हो गया. अगर इनफाइनाइट हो गया उस केस में म्यू वैल्यू में इन्फिनिटी लूँगा. अगर वो फाइनाइट हो गया उस केस में जो म्यू वैल्यू होगा वो उसमें कितने एलिमेंट्स है, अगर 10 है 20 है वो इसका वैल्यू होगा. म्यू ऑफ पी इज द कार्डिनलिटी ऑफ पी इन केस इज फाइनाइट. So that means mu is defined for each subset of X है ना. So it's a function from S to 0 to infinity, क्योंकि S है ना set of all subsets of X. S is power set of X. So it's a set function. Now we show that मैं इसको इरेज करूँ यहाँ पर. We show that mu is a measure. First property, mu of the empty set is equal to 0. So that's trivial. Mu of empty set is a finite set. It's equal to the cardinality of the set, and that's equal to 0. First property is trivial. Second property, which is not trivial, that mu is sigma additive. Mu is so for this we take a disjoint sequence in S. So their union is always in S because S is a collection of all subsets of X. So let's take this A1 and runs from 1 to infinity. Be members in S. So then this is ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं कि इनका यूनियन भी S में होना चाहिए. वो obviously होगा ही because S is the power set actually. Then this union is trivially it's in S. तो अगर ये यूनियन S में नहीं होगा तो वहाँ पर हम कंडीशन डालेंगे कि ये यूनियन S में होना चाहिए. This belongs to S. So let this belongs to S such that they are also disjoint, okay, such that this AI intersection AG intersection AG is empty. Let AN be a sequence in S such that they are disjoint. AI intersection AG is empty set.
for I not equal to J, then this union is in S. Now we show that हमें ये शो करना है, we show that हमें इसको देखना है, this mu of the union and runs from 1 to infinity is equal to summation mu of and runs from 1 to infinity. ये हमें चेक करना है. We show that mu of this countable union is equal to summation and runs from 1 to infinity mu of an. Mu of an. Okay. First, case 1. Case 1. If suppose one of the sets A1 जो भी आपके पास है सीक्वेंस है, इसमें से सपोज एक सेट इन्फिनाइट होगा. If there exists K such that AK is an infinite set, ये सपोज इन्फिनाइट सेट होगा, then union an and runs from 1 to infinity is also an infinite set. ये भी इन्फिनाइट सेट होगा उस केस में. So therefore infinity which therefore this mu of union an runs from 1 to infinity is equal to infinity, and this is equal to summation n runs from 1 to infinity mu of an, because both are equal to infinity. ये भी इन्फिनिटी होगा क्योंकि यूनियन इन्फिनाइट सेट है, तो इसका म्यू वैल्यू इन्फिनिटी है, और इसमें से एक इन्फिनिटी है. बाकी सेट्स अगर फाइनाइट भी हो गया ना फिर भी इन्फिनिटी होगा, बिकॉज एक इसमें है म्यू ऑफ ए के इज इन्फिनिटी. केस सेकंड, अगर सारे ए एन फाइनाइट होगी, इफ ईच ए एन इज फाइनाइट, अगर हर कोई ए एन क्या होगा, फाइनाइट. बट सर ऐसा है ना कि हमने सेट जो लिया है वो है पावर सेट, उसमें तो हर हमेशा होंगे ना फाइनाइट. हाँ, फाइनाइट भी होगी, इन्फिनाइट सेट्स भी होगी, उसमें दोनों टाइप्स होगी सेट्स की. पावर स्टेप एक्स में वो डिपेंड करता है एक्स पर. एक्स अगर इन्फिनाइट सेट होगा तो पावर सेट में ओब्वियसली इन्फिनाइट सेट्स भी होगी और फाइनाइट भी. अगर एक्स फाइनाइट होगा उस केस में एक्स में सिर्फ फाइनाइट सेट्स होगी. सो इफ ईच ए एन इज फाइनाइट, अगर हर कोई ए एन फाइनाइट होगा एंड नॉन एम्प्टी, फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी, मतलब हर किसी की कोऑर्डिनेटी कम से कम 1 होगी. ठीक है. then what's this then what's the union a and runs from 1 to infinity, क्योंकि ये डिसजॉइंट भी है और हर किसी सेट में कम से कम एक एलिमेंट है, और डिसजॉइंट भी. ये सेट इन्फिनाइट होगा कि फाइनाइट होगा. सपोज A1 में भी एक ही पॉइंट होगा, A2 में भी एक ही पॉइंट होगा, A3 में भी, सब में सपोज एक ही होगा. एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, बिकॉज ईच सेट्स नॉन एम्प्टी. मैं लीस्ट लूँगा, सपोज हर किसी में एक ही होगा, हर किसी में क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा हर किसी में. अगर हर किसी में एक ही एलिमेंट होगा, बिकॉज दे आर डिसजॉइंट्स, वो सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो गया आपस में, तो व्हाट्स द यूनियन इन्फिनाइट होगा कि फाइनाइट होगा, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे. A1 में सपोज अगर एलिमेंट है कोई, वो A2 में नहीं होगा, A2 में डिफरेंट एलिमेंट होगा, A3 में डिफरेंट होगा, तो यूनियन क्या होगा, वो भी इन्फिनिट होगा.
is an infinite set, obviously is an infinite set. इसको इरेज में करूं. हाँ सर. So now let us see this. Mu of union n runs from 1 to infinity, it's equal to infinity, and this is same as summation n runs from 1 to infinity mu of n, क्योंकि हर किसी की cardinality कम से कम 1 है. It's at least it's greater or equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1, that's infinity. Case third, इसमें भी हर कोई सेट if each an is, if only if each an is finite, each an तो finite होगा, but each an is not Empty, non-empty. no, only and only and only. सर Yes, केस सेकंड रिपीट करिए. case second, okay. केस सेकंड ये था आपके पास, हर कोई सेट फाइनाइट था, ठीक, हर कोई सेट फाइनाइट था और हर किसकी कोऑर्डिनेटी ग्रेटर और इक्वल टू 1 थी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1. तो जब आप ये करोगे ना, फिर म्यू ऑफ a1 प्लस म्यू ऑफ a2, ये सम जब आप निकालोगे, this is greater or equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1, it's equal to infinity. Okay, तो ये सम. ओके सर. और केस में only finitely many sets are non-empty, are केस थर्ड में भी सारे सेट्स फाइनाइट है, मगर इसमें से सिर्फ फाइनाइटली मनी नॉन एम्पिटी है. अगर इन्फिनाइट सेट्स नॉन एम्पिटी हो गए तब जाके यूनियन भी इन्फिनाइट सेट होगा, और उस केस में ये इक्वलिटी ओबियसली होल्ड होगी, है ना. अगर इन्फिनाइटली मनी सेट्स नॉन एम्पिटी हो गए उस केस में यूनियन इन्फिनाइट सेट होगा, उसका म्यू वैल्यू इन्फिनिटी होगा और ये सीरीज भी इन्फिनाइट, इसका सम भी इन्फिनिटी होगा. तो ये केस हमें लेना है. सो लेट हम अज्यूम करेंगे कि पहले से k सेट्स, पहले n सेट्स नॉन एम्पिटी है, रेस्ट ऑफ द सेट्स जो है ना वो एम्पिटी सेट्स है. सो अज्यूम that cardinality of an is not equal to the empty set for n runs from 1 to up to k, and an is equal to empty for n greater than k. तो ये केस है एक्चुअली. only finite sets are non-empty, rest of the sets are the empty sets. तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. जो नॉन एम्पिटी सेट्स है उनको हम फर्स्ट पोजीशन पर ला सकते हैं, वो पहले सेट्स हम लेंगे, पहले की सेट्स, और जो नॉन एम्पिटी सेट्स है उनको हम लास्ट जो सेट्स है उनमें हम उनको कन्वर्ट, मतलब इस सीक्वेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे a1 a2. सो then what we do, we find the mu of union an. Mu union an runs from 1 to infinity, it's equal to mu of union ak, k runs from 1 to n, because rest of the sets are the empty sets. Okay, and this thing is now finite set. It's a finite set because each set is finite, and finite union of finite sets is again a finite set.
सपोज पहले सेट में 10 एलिमेंट्स है, दूसरे में 20 है, तीसरे में 30 है, तो जो उनका यूनियन होगा ना वो भी फाइनाइट सेट ही होगा, बिकॉज ईच सेट इज फाइनाइट एंड इट्स अ फाइनाइट यूनियन. सो दिस is equal to, it's a finite set, this is equal to cardinality of union A k runs from 1 to n, because union A k runs from 1 to n is a finite set, is a finite set. Now they are also disjoint. We know that the cardinality of union is equal to the sum of the cardinalities. Cardinality of A union B is equal to cardinality of A plus cardinality of B if the sets are disjoint, and here the sets are disjoint, so it's equal to summation k runs from 1 to n cardinality of A k, and that's equal to summation k runs from 1 to infinity cardinality of A k, because the rest of the sets are empty sets. So this mu of the disjoint union is equal to summation. That's the end. Hence this mu is a measure. Hence mu is a measure. Hence mu is a measure. There are some other examples that we will do in the next lecture. So next